गरीब की बेटी बनी रानी। मधुबन नगर में गोपाल नाम का दर्जी अपनी पत्नी सीमा और बेटी सुधा के साथ रहता था। सुधा का रंग सांवला था, इसलिए उसके लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल रहा था। इसी कारण गोपाल और सीमा बहुत परेशान रहते थे। अरे गोपाल भैया, सोनू के पापा का कुर्ता पजामा सिलने दिया था, तैयार हो गया क्या? बस बहन जी, एक सिलाई करनी ही बाकी रह गई है। ठीक है भैया, मैं शाम को सोनू को भेजूंगी, उसके हाथ दे देना। शाम को इनको शादी में जाना है, इसलिए आज पक्का तैयार कर देना भैया। शाम को पक्का तैयार हो जाएगा बहन जी, आप बेफिक्र रहिए। तभी सीमा भी उस औरत की आवाज सुनकर बाहर आती है। कैसे हो आशा बहन आप? वो मैंने आपको एक काम को कहा था, कुछ बात बनी या नहीं? हाँ वो बहन जी, मैंने बोला तो था एक दो जगह ना, लेकिन कुछ जवाब नहीं आया, क्योंकि ना मैंने उन सबको सच बोल दिया था कि लड़की का रंग सांवला है। अब किसी को धोखे में तो नहीं रख सकते ना। जी बहन जी, ये बात तो है। बहन जी, हम और आप होते कौन हैं ये सब तय करने वाले? जोड़ियां तो भगवान ऊपर बनाते हैं ना, इसलिए हमने सब भगवान पर छोड़ रखा है। वही मेरी बेटी का अच्छा भविष्य तय करेंगे। बात तो ठीक है भैया, पर आपकी बेटी का रंग ना कुछ ज्यादा ही सांवला है। इतनी आसानी से लड़के सांवले रंग की लड़कियों के लिए मानते नहीं है ना। अच्छा, मैं चलती हूँ भैया, आप कपड़े भिजवा देना। गोपाल देखता है कि इन तीनों की बातें सुधा सुन चुकी है, इसलिए उसने बात को बदलना चाहा। अरे बेटा सुधा, तुम अपनी माँ और उसकी सहेलियों की बातों का बुरा नहीं मानना, ठीक है ना? वो तो हम बस ऐसे ही। बस बापू, मुझे सब पता है, मेरे कारण आपको कितना सुनना पड़ता है। सब कितनी बातें बनाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ना बिटिया ना, ऐसा कभी सोचना भी मत। तू तो हमारी जिंदगी से भी बढ़कर हमें प्यारी है मेरी बच्ची। मैं भी आप दोनों को बहुत प्यार करती हूँ बापूजी। अच्छा, लेकर आओ ये कपड़े ना, मैं सिल देती हूँ, हम बहुत थक गए होंगे। सुधा का उदास चेहरा देखकर गोपाल उस समय चुप हो जाता है। सुधा कपड़े सिलने लगती है। सुधा बहुत अच्छे कपड़े सिलती थी। एक दिन उस राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था, जिसमें पूरे नगर को न्योता दिया गया। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों ध्यान से सुनो। राजकुमार आदित्य सिंह के जन्मदिन की खुशी में पूरे नगर को दावत का न्योता दिया जा रहा है। राजा विनय प्रताप सिंह और रानी राजनंदिनी अपने बेटे आदित्य सिंह का 24वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। राजकुमार आदित्य सिंह के जन्मदिन की दावत सचमुच देखने वाली होगी ना? मैं तो बहुत सुंदर तैयार होकर जाऊंगी। मैं भी बहुत सुंदर बन के जाऊंगी, पर हम राजकुमार को क्या उपहार देंगे? ऐसे खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अरे हम क्या देंगे, हमारे घर वाले है ना, वो खुद देख लेंगे कि क्या देना है और क्या नहीं। हम तो बस वहाँ देखने जा रहे हैं। पूरे गांव के लोग राजमहल में होने वाले उत्सव में जाने के लिए तैयारियां करने लगते हैं। हम राजमहल कैसे जा सकते हैं जी? उपहार देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। पर किसी को तो जाना ही चाहिए ना। सुधा, तुम अपनी सहेलियों के साथ चले जाना बच्ची। क्या? मैं? हाँ, यही सही रहेगा। सुधा को इसकी सहेलियों के साथ भेज देते हैं, नहीं तो महाराज और महारानी को बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं चांदनी के साथ चली जाऊंगी। सुधा राजकुमार के जन्मदिन के लिए जाने के लिए तैयार तो हो गई, पर वो अभी भी यही सोच रही थी कि आखिर वो राजकुमार के लिए उपहार में क्या लेकर जाए। तभी उसके दिमाग में तरकीब आई। राजकुमार के जन्मदिन के लिए ना एक सुंदर सी पोशाक तैयार करके ले जाती हूँ, उनको जरूर पसंद आएगी। सुधा राजकुमार के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक तैयार करती है और सबके साथ राजमहल पहुंच जाती है।
बहुत संख्या में लोग जन्मदिन की दावत में पहुंचे थे। उन सब के बीच सुधा बहुत ज्यादा घबरा रही थी। राजकुमार को तो कीमती उपहार मिल रहे हैं। इतने सारे उपहारों में मेरे द्वारा सिली हुई मामूली सी पोशाक क्या राजकुमार को पसंद आ जाएगी? राजकुमार को तो अपने हाथ से मुझे देने की हिम्मत भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं चुपचाप ना राजकुमार के कक्ष में इसे रख देती हूँ। सुधा पोशाक को राजकुमार के कक्ष में रखकर अपने घर आ जाती है। सुधा बिटिया, तू राजकुमार से बिना मिले ही घर आ गई। उन्हें पता कैसे चलेगा कि तूने उपहार में उन्हें वो पोशाक दी है? कोई बात नहीं बापूजी, वैसे भी अब तक तो राजकुमार इतने सारे उपहारों के बीच मेरे द्वारा दी गई पोशाक को भूल भी चुके होंगे। दूसरी तरफ राजकुमार जब अपने कमरे में पहुंचा तो उन्होंने वहां वो पोशाक रखी देखी। वाह, ये तो बहुत सुंदर पोशाक है। पर मुझे जहाँ तक याद है सबने मुझे उपहार दिए। मैंने सबका चेहरा देखा, पर ये उपहार तो मेरे हाथ में किसी ने नहीं दिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि बाहर मुझे ये उपहार किसने दिया है और मेरे हाथों में दिए बिना ही यहाँ मेरे कक्ष में रख दिया? राजकुमार महाराज, महारानी, सेनापति, दास दासियों सबसे पूछता है, पर किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। राजकुमार हैरान रह जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अगर इतना सुंदर उपहार देना भी था तो उसको सामने से देता, ऐसे चोरी छुपे क्यों दिया? राजकुमार वापस अपने कक्ष में जाता है, तभी उसकी नजर अपनी कक्ष में एक गिरे झुमके पर पड़ती है। राजकुमार महल में सभी से उस झुमके के बारे में पूछता है, पर किसी भी दासी के पास ऐसा झुमका नहीं था। राजकुमार को यकीन हो जाता है कि ये झुमका यकीनन उसी लड़की का है जो उसके कमरे में वो पोशाक रख कर गई है। राजकुमार इस बात को पता लगाने के लिए पूरे नगर में सैनिकों को भेजता है वो पोशाक किसने दी, लेकिन उसके लिए सब लोग मना कर देते हैं। अरे, हमने तो राजकुमार को चांदी की बालियां दी थी, हमने कोई पोशाक नहीं दी। उस दिन गोपाल, उसकी पत्नी और बेटी सुधा जरूरी काम से नगर से बाहर गए थे, इसलिए उनसे पता करना रह जाता है। राजकुमार बहुत परेशान था। अब तो उसके पास एक ही रास्ता था। इस झुमके की असलियत जानने का पिताजी, मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं अपना स्वयंवर रखना चाहता हूँ पिताजी, ताकि उससे उस स्वयंवर में सभी लड़कियां आए और वही पोशाक और गहने पहने जो उन्होंने मेरे जन्मदिन के उत्सव में पहने थे। मुझे पता चल जाएगा कि ये एक झुमका किसका है, फिर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा। इससे मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ठीक है पुत्र, अब तुम इस योग्य हो चुके हो कि तुम अपना जीवन साथी चुन सको। हम तुम्हारे स्वयंवर की घोषणा करवा देते हैं। राजकुमार उस झुमके के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप उसके बारे में जानना चाहता था जिसका ये झुमका था। नगर में घोषणा कर दी जाती है और ये बात गोपाल के कानों तक भी पहुंच जाती है। सुधा, अरे बेटी सुधा, नगर की सभी लड़कियां स्वयंवर के लिए जा रही हैं। अगर तुम नहीं गई तो महाराज क्रोधित हो जाएंगे। उन्होंने नगर की सभी युवा कन्याओं को स्वयंवर के लिए आमंत्रित किया है। पर मेरा वहां जाने का कोई फायदा नहीं है पिताजी, क्योंकि मैं तो देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ। राजकुमार तो मेरी ओर देखेंगे तक नहीं, फिर मैं वहां जाकर क्या करूंगी? बेटी, ये तो भाग्य की बात है ना। अगर तुम्हारे भाग्य में राज सुख लिखा है तो उसे कोई नहीं छीन सकता, और यदि नहीं लिखा तो तुम अपना कर्तव्य निभाकर लौट आना। नगर की सभी लड़कियां उसी पोशाक में राजमहल पहुंचती हैं जो उन्होंने राजकुमार के जन्मदिन के उत्सव में पहनी हुई थी। राजकुमार की नजरें तो उसी लड़की को ढूंढ रही थी जिसका एक झुमका अभी भी राजकुमार के हाथ में था। राजकुमार ने आज वही पोशाक पहनी थी जो सुधा ने उसे उपहार में दी थी।
इनमें से तो कोई लड़की नहीं है वो। आखिर ये झुमका है किसका? कहीं मेरी योजना विफल ना हो जाए। तभी सुधा भी वहां आती है और वो राजकुमार को देखती है। अरे, राजकुमार ने मेरी दी हुई पोशाक पहनी है। इसका मतलब राजकुमार को मेरे द्वारा सिली हुई पोशाक बहुत पसंद आई। वाह, ये देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। बापू जब ये सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। सुधा ये सब देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी राजकुमार आदित्य की नजर सुधा के एक झुमके पर जाती है। सुधा ने एक कान को बालों से ढका हुआ था। जिसकी मुझे तलाश थी, आप सब जानना चाहते हैं कि मैंने ये स्वयंवर क्यों रखा है? क्योंकि मैं अपना जीवन साथी चुनना चाहता था। जिस लड़की की मुझे तलाश थी, आज वो मेरे सामने खड़ी है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता, पर आज जो मैंने पोशाक पहनी हुई है, उसी लड़की ने मुझे उपहार में दी थी। क्या वो लड़की मेरी जीवन संगनी बनना चाहती है? सब लड़कियां एक दूसरे का चेहरा देख रही थी, क्योंकि उनमें से किसी ने भी ये पोशाक राजकुमार को नहीं दी थी। सुधा तो सच जानती ही थी और वो हैरान रह जाती है। तभी राजकुमार उसकी ओर बढ़ता है और उसका हाथ थाम लेता है। राजकुमार, मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको तो मुझसे भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। प्रेम तो दिल से होता है। मैं तो उसी पल ही आपको अपना दिल दे बैठा था, जब मैंने इस पोशाक को देखा। अब वो तुम्हारा एक झुमका मेरे कक्ष में गिर गया, तभी मुझे तुम्हारे बारे में पता चल पाया, वरना मैं तो सच्चाई जान ही नहीं पाता। और मेरी नजरों से देखो, तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। सुधा अपने कान के ऊपर से बाल पीछे करती है तो उसका एक कान खाली था। फिर राजकुमार वो झुमका भी सुधा को पहना देता है। वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। राजकुमार आदित्य सिंह को देख सुधा की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। उसके बाद गोपाल और सीमा को भी दरबार में बुलाया जाता है और राजकुमार की शादी सुधा से करवाई जाती है। उसके बाद सुधा के जीवन में दुनिया की सारी खुशियां थी। सूरज भैया, मुझे अपने लिए नया सूट लेना है। मुझे 500 रुपए दीजिए। सूरज रहने दे, इसका तो हर रोज का यही है। अच्छा, आपको भी ना 500 रुपए देने हैं मुझे, समझे? मैं तुम दोनों की गर्लफ्रेंड के बारे में वरना मम्मी को बता दूंगी। अरे धीरे बोल, पागल माँ सुन लेगी। ये पकड़ पैसे और अब अपना मुंह बंद रखना। ठीक है। उसके बाद दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। ये है कुंती का परिवार। कुंती के 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 लड़के अजय और सूरज और एक लड़की रूपा थी। बिन बाप के बच्चों को कुंती ने खूब प्यार से पाला था। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां उसने बखूबी निभाई। समय बीता और तीनों बच्चे जवान हो गए। अजय और सूरज अच्छी कंपनी में नौकरी पर लग गए, जहां उन दोनों को अपने मालिक की अमीर घर की 2 बहनों सुजाता और रिया से प्यार हो गया। कुंती को भी दोनों लड़कियां पसंद आ गई। फिर सबकी रजामंदी से शादी की तारीख पक्की हो गई। माँ, मैं तो अपने भाइयों की शादी में ना लहंगा पहनूंगी। हाँ, तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे हमारी नहीं बल्कि तेरी शादी हो। और क्या भला, आखिर क्या जरूरत है बेकार का खर्चा करने की। माँ, ये तो तुम्हारी ही साड़ियों से कोई पहन लेगी। अरे, आखिर तुम दोनों भाइयों की इकलौती बहन है, इतना तो हक बनता है इसका। फिर कुंती ने अपने पैसों से रूपा के लिए लहंगा बनवा दिया। ऐसे ही शादी वाला दिन भी आ गया और कुंती की दोनों बहुएं ब्याह करके घर में आ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रोज, बस अब जल्दी से अपनी बेटी के हाथ भी पीले कर दूं तो मैं अपने सारे फर्जों से मुक्त हो जाऊंगी। वैसे भी मैं अस्थमा की मरीज हूँ, न जाने कब क्या हो जाए। क्या माँ, आप भी ना? तभी कुंती की दोनों बहुएं वहां आती हैं। अगर दोनों माँ बेटी की खुसर फुसर खत्म हो गई हो तो घर के कुछ काम कर लें। और नहीं तो क्या, हम दोनों सारा दिन किचन में रहकर खाना बनाएंगी क्या? ना बाबा ना, हमसे ये नहीं होगा। चल रूपा, रसोई में बर्तन रखे हैं, उन्हें धो दे, फिर खाना बना ले जाकर।
इस तरह दोनों अमीर घर से आई बहुएं सास और ननंद से घर के काम करवाने लगी। दोनों बड़े घर से आई थी, लेकिन फिर भी उनके मन में बहुत लालच था। सुनिए जी, माँ जी ना रिया को कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं। अब कल की बात ले लो, माँ जी ने अपनी सोने की अंगूठी रूपा को दे दी। हाँ, मुझे तो डर है कहीं वो एक दिन ना ये घर भी उनके नाम ना कर दे। और क्या, वैसे भी किसी के मन में कपट आते देर कहाँ लगती है। दोनों बीवियों ने अपने पति के मन में बीज बो दिया। फिर क्या था, अगले ही दिन अजय और सूरज वसीयतनामा लेकर अपनी माँ के पास पहुंच गए। माँ, इन पेपर्स पर साइन कर दो। कैसे पेपर्स? क्या लिखा है इसमें? इसमें यही लिखा है कि आपको कुछ हो गया तो आपकी सारी प्रॉपर्टी हम दोनों में बंट जाएगी। अपने जीते जी तो मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। माँ, आप मेरी चिंता क्यों कर रही हो? वैसे भी तो अभी मैं पढ़ ही रही हूँ। आप ना ये घर बेझिझक होकर साइन कर दो। अपनी बेटी की बात मानकर कुंती ने वैसा ही किया, लेकिन अब तो जैसे सुजाता और रिया का सपना पूरा हो गया था। एक रोज दोनों भाई ऑफिस के काम से शहर गए हुए थे और रूपा की दोनों भाभियां किट्टी पार्टी में गई थी। तभी अचानक कुंती की तबीयत खराब हो जाती है। दोनों भाभियां फोन नहीं उठा रही है। हे भगवान, अब क्या करूं? माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी अस्पताल लेकर जाती हूँ। रूपा ऑटो में अपनी माँ को अस्पताल लेकर जाती है और अपनी भाभी के पर्स से कुछ पैसे ले लेती है। अगली सुबह रूपा घर में खाना लेने आती है। अरे, मेरे पर्स से पैसे तुमने निकाले हैं क्या? हाँ भाभी, वो माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, तो मैंने आपको बहुत फोन किए पर आपने फोन नहीं उठाया, इसलिए मैंने पैसे ले लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर्स को हाथ लगाने की? सुजाता रूपा को खींचकर चाटा लगा देती है। आह, भाभी। रूपा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपने भाई को फोन करती है, लेकिन उसका भाई भी फोन नहीं उठाता। रूपा अपने कमरे में जाती है और उसकी माँ की दी हुई अंगूठी लेकर वो सुनार को बेच देती है और कुछ पैसे लेकर वो अस्पताल पहुंचती है और अपनी माँ की दवाइयाँ लेती है। और 2 दिन के बाद वो अपनी माँ को घर ले आती है। अपनी भाभीियों के व्यवहार से रूपा को बहुत गहरी चोट लगी थी, लेकिन अभी भी वो उसके बारे में कुछ नहीं कहती। अब रूपा अपनी माँ का अकेले ही ध्यान रखती थी। एक दिन, तुम दोनों अपना सामान बांध लो, हम ये घर छोड़कर दूसरे घर में जा रहे हैं। क्या? नहीं भाभी, हम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस घर में हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं और माँ भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन तुम दोनों को हमारे साथ ही घर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि हमने ये घर बेच दिया है। क्या? आप ऐसा कैसे कर सकती हो भाभी? माँ जी अपने रहते इस घर को नहीं बेचने देंगी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माँ ने ये घर अपने दोनों बेटों के नाम कर दिया था। दरअसल उस रोज रूपा के भाइयों ने वो वसीयत अपने नाम करवा ली थी, रूपा के नाम नहीं। भाभी, आप माँ को ऐसा कुछ मत बताना, नहीं तो वो ये सब नहीं झेल पाएगी। मैं माँ से खुद बात करती हूँ। लेकिन कुंती उनकी सारी बातें सुन लेती है। माँ, अजय भाई और सूरज भाई ने घर खरीदा है, हम वहां जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जा सामान बांध ले। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। रूपा मजबूर थी, पर वो कुछ नहीं कर पाई और मजबूर होकर वो अपनी माँ को लेकर अपनी भाभीियों के साथ चली गई। रूपा हमेशा अपनी माँ का ध्यान रखती थी और उसके भाई सुबह से लेकर देर रात तक ऑफिस में रहते थे। एक दिन रूपा अपनी माँ के पैर दबा रही थी। तुम्हारी ये सेवा हो गई हो तो जरा इधर आओ। और माँ जी, अब आप भी ना अपना ये ड्रामा बंद करो और घर के अंदर जाके काम करो, आखिर कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? हाँ हाँ, अब उठो और रसोई में पड़े बर्तन मांज लो। उसके बाद कपड़े भी धो लेना। माँ, आप आराम करो, मैं सब कुछ कर लूंगी। तुम पहले रसोई में जाकर नाश्ता बना लो, बाकी काम माँ कर देगी। रूपा कुछ नहीं बोलती। उसे डर था कि कहीं उसकी भाभियां उन दोनों को घर से निकाल ना दे। ऐसे में वो अपनी माँ को लेकर कहाँ जाएगी? अब रूपा और कुंती सारा दिन घर का काम करते थे।
रूपा बेटा, तू जाकर अब पढ़ाई कर ले, मैं ये बर्तन सब कुछ कर लूंगी। रूपा रात रात भर पढ़ने बैठती। एक दिन घर में अजय और सूरज की बिजनेस पार्टी थी। उसमें क्लाइंट्स के साथ उनकी वाइफ भी आई थी। सारी तैयारियां रूपा और उसकी माँ अकेले ही कर रही थी। तभी पार्टी में एक औरत सुजाता से कुंती और रूपा के बारे में पूछती है। ये दोनों कौन है सुजाता? "हाँ, अरे ये हमारी नौकरानियां हैं। ये सुनकर रूपा को बहुत बुरा लगा और वो बिना किसी से कुछ कहे अपनी माँ को लेकर वो घर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह वो दोनों अपने पतियों को बताती है कि रूपा किसी लड़के के साथ भाग गई है और माँ को भी वो अपने साथ ले गई है। ये रूपा को माँ ने कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा लिया था। हाँ हाँ भैया, देखो तो आज उसकी गलती में फिर से माँ ने उसका साथ दिया है और देखो उसी के साथ चली गई। इधर माँ बेटी एक छोटे से किराए के घर में रहने लगी, जहाँ वो ट्यूशन पढ़ाकर अपना और अपनी माँ का खर्चा निकाल रही थी और साथ ही अपनी पढ़ाई भी करती है। समय बीतता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसने एसएससी की परीक्षा पास कर ली और फिर क्या था, रूपा इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई। ऐसे ही समय बीता और एक रोज, हाय राम, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे हमारे हस्बैंड के दफ्तर में पुलिस वालों की रेड पड़ी है, सब कुछ खत्म हो गया रिया। ऑफिस सील हो गया और गार्ड कह रहा था कि अब वो टीम हमारे घर पे आ रही है। हमें क्या पता था ये दोनों भाई गैर कानूनी काम करते हैं। क्या पता अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो अब फुटपाथ पर आ जाएंगे। न जाने किसके श्राप का फल है ये, जो हमें ये दिन देखने को मिल रहे हैं। और तभी वहां पुलिस आ गई और उन्होंने उनके घर को भी सील कर दिया। अब वो दोनों सड़क पर आ गई। उधर रूपा सरकारी आवास में रहती थी। उसने जब अपने भाइयों के बारे में अखबार में पढ़ा तो वो खुद को उनसे मिलने से रोक नहीं पाई और वो अपनी कार से जा ही रही थी कि तभी उसने अपनी दोनों भाभियों को फुटपाथ पर बैठे हुए देखा। भाभी, आप दोनों यहाँ? ये सब कैसे हो गया? मैंने अभी अभी अखबार में देखा तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से मिलने आऊं। अरे ये सब हमारे कर्मों का फल है रूपा। हमने जो तुम्हारे और माँ जी के साथ किया उसकी सजा हमें मिल गई है। हमें माफ कर दो। माँ जी कहाँ है? हमें उनसे माफी मांगनी है। आप दोनों घबराओ मत, आप मेरी गाड़ी में बैठो और मेरे साथ घर चलो। तुम्हारी गाड़ी? तुम्हारा घर? हाँ, अब मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गई हूँ और माँ जी मेरे साथ ही है। अपने दोनों भाइयों को छुड़वाने के लिए मैं कुछ करती हूँ। रिया और सुजाता ने रूपा को गले से लगा लिया। रूपा ने अपने भाइयों की भी जमानत करवा दी। अब दोनों भाइयों ने कसम खा ली कि वो ईमानदारी से काम करेंगे। रिया और सुजाता अपनी गलती के लिए अपने पतियों से माफी मांगती हैं, क्योंकि उनकी वजह से दोनों बेटे अपनी माँ और बहन को आज तक गलत समझते रहे। अब दोनों भाई और भाभियां रूपा के बड़प्पन के आगे झुक गए, क्योंकि आज उनकी रूपा उन दोनों से भी ज्यादा अमीर थी। रूपा दोनों भाभियों और अपने भाइयों को लेकर घर आती है। इनकी इस घर में कोई जगह नहीं है, इन दोनों को यहाँ से अभी निकाल दो। माँ, भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नहीं बेटा, जो इन्होंने हमारे साथ और तुम्हारे साथ किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं इनकी कभी भी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। फिर अजय और सूरज अपनी माँ से माफी मांगते हैं। सुजाता और रिया भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। कुंती सबको माफ कर देती है और एक बार फिर खुशी खुशी वो सब लोग मिलकर रहने लगते हैं।